हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे क्वेश्चन से रहने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। समावेशी शिक्षा और व्यक्तिगत अंतर से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है और जो व्यक्तिगत भिन्नता का क्वेश्चन है, ये काफ़ी हद तक आज आपका क्लियर हो जाएगा। इस पोर्शन से किस किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या फिर पृथक शिक्षा। सभी की शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, ये जो वाक्य हो सकता है ये होता है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, जिसके अंदर सभी को इंक्लूड किया जाता है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, चाहे वह प्रतिभाशाली बच्चा हो या फिर सामान्य बच्चा हो, सभी को एक साथ ही पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा से, इंक्लूसिव एजुकेशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को बढ़ाती है, दाखिले संबंधित कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, ये गलत है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, मतारोपण से संबंधित है, ये भी गलत है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है वह विविधता को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के बच्चे का इंक्लूजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करता है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सही बच्चों को शामिल करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है समावेशी शिक्षा के लिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहन करता है, ये गलत है। केवल बालिका वाला भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है? 80 या उससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। बात बिल्कुल ठीक। यदि बच्चों को सामान्य कक्षा में शामिल किया जाता है तो वे फिर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अन्य बच्चों का निष्पादन उन्हें निराश कर देगा, तो ये गलत है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता एक समान शिक्षक के लिए, एक सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या हो सकती है, गलत है। टीचर को तो इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है कि वे हर प्रकार के बच्चे को पढ़ा सके। शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फर्स्ट ज्यादा सही है कि जिनका भी IQ 80 या से ज्यादा है उन सभी को हम सामान्य विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। उनमें फिर भले ही किसी वो वंचित वर्ग से हो या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, ये मैटर नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी, यहाँ पे सिर्फ विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों की बात चल रही है, तो ये भी गलत है। शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, ये ठीक है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, ये ज्यादा सही है। इसमें ध्यान दिया जाता है कि हर एक बच्चे का जो लर्निंग आउटकम्स है उसको हम सुधार सकते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का बच्चा हो। तो फोर्थ ज्यादा सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? ये दोनों ही सही है समावेशी विद्यालय के लिए। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ये भी ठीक है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध करने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जाता समावेशी शिक्षा में, तो फोर्थ गलत है, इसलिए फोर्थ ही सही है, क्योंकि अतिरिक्त पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। इंक्लूजन इन स्कूल प्राइमरली फोकस ऑन। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होगा? विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की आवश्यकताओं की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग, केवल वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर विशिष्ट श्रेणी की बात चले, ये भी गलत हो जाएगा। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों पर, केवल निर्योग वाला तो गलत है, ये इतना ठीक नहीं है। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, ओनली निर्योग बच्चों की बात हुई, ये भी गलत है।
विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की आवश्यकताओं की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, निरक्षर अभिभावकों, यहाँ पर एक ही निरक्षर अभिभावक जो है उन्हीं पर फोकस कर दिया। और यहाँ पर है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, मेकिंग सुटेबल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, ये ठीक है। अब ये किस प्रकार ठीक है, देखिए जो स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन हैं इसके लिए आप कुछ ऐसे प्रोविजन बना दोगे ताकि वह सामान्य विद्यालय में अडेप्ट कर सकें, अनुकूलित हो सकें, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समावेशी कक्षा वह है जहां तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ आकलन पर फोकस किया जा रहा है। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों को ही पढ़ाते हैं, ये भी गलत। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय सहभागिता रहती है, ये कुछ ठीक है, लेकिन समावेशी कक्षा की बात नहीं चले। ये तो आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या क्रियाकलाप चल रहा है या परियोजना चल रहा है उसकी बात हो जाती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर अलग अलग प्रकार का अधिगम वहां पर या अधिगम पूर्ण वातावरण वहां पर प्रोवाइड करा जाता है, अलग अलग एक्सपीरियंस बच्चों को दिए जाते हैं, और ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है, क्या मूलाधार है समावेशी शिक्षा के पीछे? कक्षा में भिन्नता है और विद्यार्थियों और विद्यालयों को इस भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। हाँ, फर्स्ट बिल्कुल सही है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता, ये यहीं पर गलत हो गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था प्राप्त करना प्रभावी नहीं है, ये भी गलत। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, ये भी गलत है। एक समान और स्टैंडर्ड अगर आप उनके वो कुछ गोल सेट कर दोगे तो वहां पर बच्चे नहीं सीख पाएंगे, फिर फर्स्ट ही ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। अब क्वेश्चन नंबर 12 का सबसे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो फर्स्ट ही सही आंसर है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले, हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले कि भी अपने पोटेंशियल को प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना है, अलग नहीं करना। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी नहीं सीख सकते, ये भी गलत। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये भी ठीक है। यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, ये समावेशन का आंसर नहीं देता, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 14 है, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दी जाए, ये गलत है। केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ये भी गलत है। अलग करके विद्यालय में रखा जाए, ये भी गलत है। विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें, इसका मतलब है कि नियमित स्कूलों में ही उन्हें शामिल करें, लेकिन अगर किसी प्रकार की उनके अंदर डिसेबिलिटी है या अधिगम में कमी है तो उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा अपनी पाठ्यचर्या स्कूल के वातावरण में परिवर्तन किया जाए, तो फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालयों का भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, काल्पनिक लक्ष्य है, या फिर जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, ये गलत है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित नहीं करेंगे, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ये ठीक है। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, समानता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर, बिल्कुल ठीक। सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन, फर्स्ट ही इसका राइट आंसर रहेगा, बाकी सब ऐसे ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो,
तो ये है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, ये गलत। कॉम्पिटेटिव लर्निंग को नहीं बढ़ाना है। विशिष्ट शिक्षा योजना, ये ठीक है। एक रूप निर्देशन नहीं होगा, मानकीकृत परीक्षण नहीं होगा। सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह भी गलत है। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, यह भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, फिर ये गलत। ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, बिल्कुल गलत, सही है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया व सहानुभूति का भाव नहीं करना। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। कुछ ज्यादा ठीक नहीं है ये। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, ये भी गलत। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ये भी गलत है। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। किस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए? ऐसे बच्चों को, अच्छा, एकल अभिभावक वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार नहीं करना चाहिए, कम गृहकार नहीं करना चाहिए, स्थिर और एक रूप वातावरण नहीं करना चाहिए, अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। हालांकि अनदेखा करना चाहिए एक आपको नेगेटिव वर्ड लगता है। आपको कुल मिलाकर बच्चों को इस तरह का महसूस नहीं होना देना कि यार वो एकल फैमिली वाले हैं, वो थोड़े से अलग हैं, वो स्पेशल हैं। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि वो और बच्चों की तरह ही सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गरीबी से पीड़ित बच्चों के साथ व्यवहार करते समय विद्यालयों को सही ध्यान के लिए उन्हें पृथक करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक महत्ता देना, ये गलत। व्यवहार के उच्च मानकों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे अपेक्षा करना, थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा है। 24 का सेकंड बात इतना ठीक नहीं है। नियमित रूप से विद्यालय में न आने के कारणों को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ करने की कुशलता विकसित कर सकें, तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, आप उनकी सफलता हेतु क्षमता विश्वास को अभिव्यक्त कर सकें, ये ज्यादा ठीक है। पढ़ाए जाने वाले बच्चे में अपनी रुचि विकसित कर सकें, हाँ ये आप अपनी रुचि, शिक्षक अपनी रुचि विकसित करके क्या करेगा, मतलब बच्चों की रुचि विकसित होना चाहिए ना, शिक्षक की तो ऑटोमेटिक होती ही है। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना नहीं करना है, तो फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही आंसर रहेगा। 26 है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग ना होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आत्मघात व क्रोध का उपयोग करना। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, फर्स्ट सही है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मतलब बच्चे असफल हुआ इसके लिए वही उत्तरदायित्व है, मतलब अगर बच्चा सफल हुआ है तो उसकी वजह से सफल हुआ, उसका IQ अच्छा था, उसने मेहनत ज्यादा करी, इस वजह से उसे सफलता मिली, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यार्थियों की सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, कम प्रतिबंधित मतलब कि ऐसा विद्यालय जहां में बच्चों पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षणिक अवसरों को समान करता है, इतना ठीक नहीं लग रहा। वंचित वर्ग के बच्चों को जीवन में सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय प्रांगण के संबंध को बढ़ा रहा है, ठीक है, इतना ठीक नहीं है। विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है, ठीक, इतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है। ये भी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है और कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा न दिखाएं, ये ज्यादा ठीक है। देखिए अलाभान्वित बच्चे मतलब कि ऐसे बच्चे
जिनको अच्छा वातावरण नहीं मिला तो उन्हें थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, मतलब कि उनकी जो बुक्स है उसमें थोड़ी छूट दे सकते हो कि यार आपकी बुक का थोड़ा पेज हल्की क्वालिटी का हो तब भी चल जाएगा। आपके पास अगर सारी फैसिलिटीज नहीं है लेकिन जितनी हो सके उतनी है फिर भी आप चला लेते हो, किसी दिन किसी कारण की वजह से नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें और भी काम हो सकते हैं, हो सकता है वो कहीं जॉब के लिए भी जाते हो तो वहां पर आप उसे छूट दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्वान रहती है। प्रच्छन्न पाठचर्या मतलब कि हिडन करिकुलम, जिसमें निहित है, क्या निहित होता है हिडन करिकुलम में, ये हमें बताना है। बालात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, या फिर अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत। ये बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार के नियम नहीं रहेंगे ज्यादा, ये अनौपचारिक रहेगा। परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण, ये ठीक नहीं है। मूल्य व अभिवृत्तियों के शिक्षण में आकलन नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 सही है, हालांकि ऑप्शन सारे सही हैं लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से या बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित के द्वारा कर सकती है। किसके द्वारा कर सकती है ये हमें बताना है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। ये लगभग ठीक है, तरीकों को सीखने में सहायता करने के लिए कहना ठीक है। विद्यालय व्यवस्था एवं चयन के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती है, ये और ज्यादा ठीक है। भाई आप ये देख रहे हो कि विद्यालय में किसी इस प्रकार की व्यवस्था तो नहीं है या फिर आपके इस प्रकार का व्यवहार तो नहीं है जिससे में पक्षपात झलकता हो या रूढ़िबद्धताएं झलकती हो, तो सेकंड ठीक रहेगा। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ही ना पाए, तो यह तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें, तो ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित छात्रों को अलग बैठाया जाता है, ये विभेदीकरण का उदाहरण है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, यहाँ पे भी विभेद हो रहा है लड़कियों लड़कियों में। अध्यापक के निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षा होती है, यहाँ पर भी उनके साथ क्या कहते हैं भेदभाव हो रहा है। लेकिन फर्स्ट में किसी भेदभाव नहीं हो रहा, वह पूरी कक्षा को व्याख्यान विधि से पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का बच्चों में भेदभाव नहीं हो रहा। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 31 है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वे कड़े नियम बनाए, कड़े नियम से काम नहीं चलेगा। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे, इससे भी काम नहीं चलने वाला। उन शिक्षार्थियों का पता लगा जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करें, ये भी गलत है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, ये बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन कौन सा होगा। शिक्षार्थियों की अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, ये बिल्कुल गलत बात होती है, दंडित बच्चों को कभी नहीं करना है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, ये भी बिल्कुल गलत है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। बच्चों से कहेंगे कि आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल गलत। माता पिता को बुलाएंगे बच्चों की ट्यूशन लगवाने का व्यवहार कभी नहीं करना, पूरा टीचर का काम है। बच्चों आप माता पिता से कभी नहीं कहो कि इनकी कोचिंग वगैरह करा दो। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, ये ठीक है। उन्हें याद कराने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे, ये गलत है, तो थर्ड इसका सही रहेगा। 34 है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति
एवं अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका रहेगी? व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं, अब स्कूल का क्या रोल रहेगा इसमें? सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, ये गलत है। सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से नहीं हो सकता है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, ये ठीक है। बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करें, ये गलत, क्योंकि आपको नियामक मानक स्थापित कर रहे हो, आप नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ नॉर्म से बनाते हो, उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ले रहे हो। सुनिश्चित करना है कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 35 है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? बहुभाषा को संसाधन यानी कि एक रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए। 36, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बहुत सारा लिखित कार्य दे, बिल्कुल गलत है। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं को शामिल करें। ये पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। कक्षा में अलग बैठाएं, नेगेटिव सेंस की तरफ जा रहा है। उन पर ध्यान ना दें, ये भी नेगेटिव सेंस की तरफ जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षार्थी में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं बिल्कुल होती हैं, इस पर शिक्षक को संवेदनशील होना है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय आधारित भिन्नता पर भी टीचर को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। तो दोनों ही सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। 38 है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। किस प्रकार पूरा कर सकता है? कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं करना है, कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर नहीं बैठाना है, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए शिक्षक को नहीं कहना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। बच्चे के हिसाब से आप शिक्षण कौशल अपना सकते हो। 39 है, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तब उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना। उनके अभिभावकों को बताना चाहिए कि वे घर पर केवल विद्यालय की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। विद्यालय की भाषा में ना बोलने के लिए उन पर अर्थदंड लगाना चाहिए, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। शारीरिक छवि के आधार पर जचना चाहिए, ये भी गलत। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक है। समान अनुदेशन और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है, गलत है, ध्यान देने की आवश्यकता बल्कि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 41 है, एक माध्यमिक कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी हैं, वहां शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? अभिभावकों को बुलाकर कहें कि यदि वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ट्यूशन लगवाएं, गलत है, ट्यूशन लगवाने की बात तो करना ही नहीं है। अभिभावकों को बुलाकर एक लंबा भाषण दें कि वे किस प्रकार इन बच्चों पर धन व्यर्थ कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। बच्चों को समझने के लिए कि उनसे बात करें तथा कक्षा में उनके अधिगमों के लिए प्रेरक बनाएं, ये ठीक है। संवेदनशीलता से बच्चों को बताएं कि उनमें शिक्षा को ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के पेशे का अनुकरण कर सकें। उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए तथा सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए, ये ठीक है। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। भिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, देखो भिन्न विद्यालयों में शिक्षा यानी आप स्पेशल स्कूलों में उन्हें भेजा रहे हो, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये थे 42 क्वेश्चंस हमारे आज की क्लास के। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।